हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IQ ज्ञान। तो आज हम फिफ्थ अप्रैल का हिंदू एनालिसिस देखेंगे। हम इसमें एडिटोरियल को भी देखेंगे और इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो है उसको हम कवर करेंगे, सारे न्यूज़ को आपके एग्जाम के लिए। और उसका जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है, स्कीम्स है, उसको भी अलग से हम नोट्स बना के बताएंगे आपको कि क्या है उसका डिटेल। उसको आप इसलिए कॉपी पेन लेके बैठे ताकि आप उसको नोट डाउन कर ले, या सॉफ्ट कॉपी में, हार्ड कॉपी में, जो जो हम स्कीम्स को डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। और इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि आप आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और जरूर इस वीडियो को है ना शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और लाइक करें आपको अच्छा लगे तो। और यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन जो है नीचे में हमने दिया है, डिस्क्रिप्शन को आप जरूर पढ़ें। उसमें बहुत सारे हमने जो प्रीवियस वीडियोज हैं, या जो है ना इसमें कुछ हमने वीडियो को ऑलरेडी जो डिटेल में कवर किया पहले, उसका हमने लिंक दे दिया ताकि उसको लिंक को क्लिक करके आप उस वीडियो को, उस डिटेल को जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उसको आप जरूर देखें। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। पहला जो आपका न्यूज है, एमिड वायरस सर्च रशियन वैक्सीन में गेट द नोड। तो ये बेसिकली कल है ना प्राइम मिनिस्टर ने एक मीटिंग अटेंड की थी, मीटिंग चेयर किया था। क्योंकि इंडिया में जो बेसिकली डेली केसेस जो है 1 लाख क्रॉस कर गया है। कल जो संडे को केस आया आपका 1,03,790 केस टोटल आए कोविड के। तो ये काफी सबसे हाईएस्ट आई थिंक है हमारा सिंस सितंबर 16 2020। तो इसको लेकर के बेसिकली उस समय आपका 98,000 आया था, तो सबसे हाईएस्ट केस आया है हमारा पेंडेमिक के बाद में, अगर हम देखें तो 1 लाख केस। तो इसको लेकर के प्राइम मिनिस्टर ने मीटिंग चेयर किया था कि क्या केसेज है, कैसे स्टेट्स में कहाँ कहाँ बढ़ रहे हैं, क्या स्टेप्स लेने की जरूरत है अभी गवर्नमेंट को। इसको लेकर भी एक जो यहाँ पे न्यूज है उसमें कि रशियन मेड जो स्पुतनिक 5 वैक्सीन है, इसको अभी क्लियर किया जा सकता है, क्योंकि अभी हमारे देश में 2 वैक्सीन अभी है ना बेसिकली यूज हो रहे हैं। 2 वैक्सीन को क्लियर किया गया यूज करने के लिए, एक आपका कोविशील्ड और दूसरा है आपका कोवैक्सीन। तो ये 2 वैक्सीन जो है अभी मार्केट में है, जिसको लगा सकते हैं आप 45 ईयर्स के ऊपर के लोग। तो इसको भी गवर्नमेंट शायद अप्रूव कर दे ताकि जो एक और वैक्सीन कैंडिडेट अवेलेबल है मार्केट में, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीनेट हो पाए। तो ये बेसिकली ग्राफ है कैसे केसेस बढ़ा है। तो काफ़ी ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं। तो अगर आप जरूर आप कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जरूर आप रखें अपने पास घर में, अगल बगल में लोगों के पास। तो ये जो ये स्पुतनिक 5 वैक्सीन है, ये बेसिकली जो है रशिया के इंस्टीट्यूट है, बेसिकली डेवलप्ड बाय गैमेलिया रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। ये इस इंस्टीट्यूट ने इसको डेवलप किया है, रिसर्च किया है इसके ऊपर में, डेवलप किया है इसको। और ये 2 डोज की वैक्सीन है, जैसे कि अभी हमारे यहाँ जो वैक्सीन है वो भी 2 डोज की वैक्सीन, आपको 2 डोज लगाने होते हैं, उसी तरह ये भी है, जो कि एडेनो वायरस बेस्ड वेक्टर वैक्सीन है। इस वायरस पे बेसिकली वैक्सीन बेस्ड है। हमारी जो कोविशील्ड की वैक्सीन है उसके सिमिलर ये भी वैक्सीन है आपका। इसमें चैलेंज जो है बेसिकली एक है कि स्टोरेज का चैलेंज है, क्योंकि इसको चाहिए आपका -18 डिग्री या उससे कम तापमान चाहिए इसको स्टोर करने के लिए। या अगर फ्रीजर ड्राइड वर्जन इसका है तो उसको आप 2 से 8 डिग्री सेल्सियस में आपको स्टोर करना होगा। इसके लिए रेगुलेटर जो हमारे यहाँ देश में जो रेगुलेटर है, रेगुलेटरी बॉडी, उन्होंने और इन्फॉर्मेशन मांगा है कि कोविड कोल्ड स्टोरेज कैसे मैनेज होगा, इसका प्लान क्या है। तो इसकी इफिकेसी जो रिपोर्ट हुई है, जैसे इफिकेसी क्या होती है, मतलब कि आपका ट्रायल के बाद इन्होंने देखा कि इतना वो परसेंट इफिकेस फायदा कर रहा है वहाँ पे कितने लोगों में, तो उसका 91% है इसका इफिकेसी। और इसको ऑलरेडी जो 59 कंट्रीज में अप्रूव्ड है, यूज किया जा रहा है, अप्रूव्ड है, यूज हो रहा है वहाँ पर। तो वैक्सीन अप्रूवल अगर हम बात करें, ये प्रोसेस आपको जानने की बहुत जरूरत है ना, वैक्सीन अप्रूवल इंडिया कैसे होता है हमारे यहाँ। तो यहाँ पे इंडिया की बात करें तो यहाँ पे इमरजेंसी यूज अप्रूवल करके कोई टर्म नहीं है बेसिकली इंडिया में, इंडियन कानून में। तो लेकिन 2009 का जो रूल्स है उसमें प्रोवाइड किया गया एक्सेलरेटेड अप्रूवल प्रोसेस, ये है आपका टर्म जो हमारे यहाँ यूज होता है। इमरजेंसी यूज जो है बेसिकली आप यूएस FDA में देखते हैं, यूएसए में ये टर्म है, वहाँ पे केस है। यहाँ इंडिया के केस में बात करें हम, एक्सेलरेटेड अप्रूवल प्रोसेस है जिसको कि हम यूज करते हैं, that would be including one like the current pandemic। तो बहुत सारी सिचुएशन में इसको हम यूज करते हैं। कैसे कि कभी इमरजेंसी के लिए कोई दवा चाहिए, मान लीजिए कोई रेयर डिजीज है उसके लिए आपको चाहिए, तो अप्रूवल जो एक्सेलरेट किया जाता है, कुछ ट्रायल्स होने के बाद ही उसको अप्रूव किया जाता है टेंटेटिवली। इन सच सिचुएशन, ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, प्रोविजन ऑफ ग्रांटिंग अप्रूवल टू अ ड्रग दैट इज स्टिल इन क्लिनिकल ट्रायल। तो कुछ ड्रग जो ऑलरेडी क्लिनिकल ट्रायल में है, या जस्ट क्लिनिकल ट्रायल उनका फिनिश हुआ है, उनको अप्रूवल दिया जाता है इस मेथड के अंतर्गत, जिसका कि थेराप्यूटिक बेनिफिट को देखते हुए उसको अप्रूव किया जाता है। क्लिनिकल ट्रायल ऑफ, उसके अलावा हम बात करें हमारे जो न्यू ड्रग्स या वैक्सीन का जो क्लिनिकल ट्रायल्स है उसका अप्रूवल जो है वो इस रूल से गवर्न होता है, ड्रग एंड क्लिनिकल ट्रायल रूल्स 2019।
और इसको जो अप्रूवल ग्रांटेड टू ड्रग्स एंड वैक्सीन दैट आर स्टिल इन क्लिनिकल ट्रायल इज टेम्पोररी। तो ये जो इमरजेंसी यूज है या एक्सेलरेटेड अप्रूवल है, ये टेम्पोररी होता है, जनरली 1 साल के लिए वैलिड होता है, उसके बाद फिर से उसको रिन्यू किया जाता है। और हमारे यहाँ जो रेगुलेटरी बॉडी, जैसे यूएसए में आपने सुना होगा एफडीए जो वहाँ की है, उसी तरह इंडिया में जो है आपका सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये बॉडी है, रेगुलेटरी बॉडी है, जो वैक्सीन अप्रूवल को, क्लिनिकल ट्रायल को मॉनिटर करती है। इसके हेड जो हैं वो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया होते हैं, डीजीसीआई। हाँ, इसको भी मैंने बताया ये क्या है एग्जैक्टली। डीजीसीआई जो है इसको हेड करते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन को बेसिकली, और इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अप्रूवल ऑफ लाइसेंस, लाइसेंस देने के लिए कुछ कैटेगरी ऑफ ड्रग्स का, वैक्सीन का लाइसेंस देने के लिए, फ्लूइड्स हो गया, सेरा, ये सब का लाइसेंस देने का काम जो है ये सीडीएसओ करती है। ये इसके अलावा ले डाउन स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी इन मैन्युफैक्चरिंग, जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जेनरिक ड्रग्स हो, अदर जो ड्रग्स है उसका मैन्युफैक्चरिंग है, उसका सेल जो कर रहे हैं आप, इंपोर्ट कर रहे हैं, सारा कुछ जो बेसिकली इसका गाइडलाइन स्टैंडर्ड्स जो है डीजीसीआई रेगुलेट करती है, वो देखती है, बनाती है। इसके अलावा एपेलेट अथॉरिटी भी है, अगर कोई डिस्प्यूट होता है रिगार्डिंग क्वालिटी ऑफ ड्रग्स। उसके अलावा इसको जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो है हमारा एक बड़ा एक्ट है, मेजर एक्ट है, इसको इन्फोर्स करना ये इस अथॉरिटी का काम है, डीजीसीआई का। और सीडीएसओ रिस्पॉन्सिबल फॉर अप्रूवल ऑफ ड्रग्स एंड कंडक्ट क्लिनिकल ट्रायल। इसी एक्ट के अंतर्गत जो है सीडीएसओ को पावर मिलता है कि वो इन क्लिनिकल ट्रायल्स और ड्रग्स के अप्रूवल को रेगुलेट कर सके। ये जो बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर में आती है। तो यह पूरा जान गया आपने, ये इसको आप जरूर आप नोट डाउन कर ले। ये आपका जो पेपर 2 है, बॉडी जो है आपका जुडिशियल बॉडी हो, क्वासी जुडिशियल बॉडी हो, स्टैट्यूटरी बॉडी हो गया, उस सब में आप इनको इसके लिए आपका काम आ सकता है, उसके नोट्स में आप इसको जरूर डालें। और ये वैक्सीन अप्रूवल कैसे होता है इसको भी आप जरूर अपने नोटबुक में लिख लें। नेक्स्ट आपका जो है एक इंपॉर्टेंट न्यूज है आपका, सुकमा इनकाउंटर टॉल टचेस 22 सा कट शॉट कैंपेन। तो ये बेसिकली कल जो है ना, एक दिन पहले जो आपका छत्तीसगढ़ सुकमा में जो नक्सल अफेक्टेड एरिया है वहां पर नक्सल अटैक हुआ था, जहां पे तकरीबन हमारे 31 जवान जो है इंजर्ड हो गए, 22 लोग जो है 22 पर्सनल जो है रिकवर्ड, उनका बॉडी रिकवर हो गया ऑलरेडी, एक का मिसिंग है अभी भी। ये काफी बड़ा अटैक हुआ है, इसको लेकर के है ना हाई लेवल मीटिंग भी हुई है, होम मिनिस्ट्री ने मीटिंग की है। तो इसी के बारे में है बेसिकली, इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए नहीं है, बेसिकली आप सुकमा के बारे में समझ सकते हैं, नेशनलिज्म के बारे में आप समझ सकते हैं, उसको मैं बताऊंगा नहीं। तो नेशनलिज्म क्या है, उसका क्या एरिया है, और अभी जो है काफी कम एरिया में वो एक्टिव है, तो फिर भी उसके बारे में आप जरूर पढ़ ले। नेक्स्ट आपका जो आर्टिकल है, अनदर बैच ऑफ रफाल जेट्स टू फ्लाई इन बाय मिड मे। तो जो रफाल जेट्स जो हमने एग्रीमेंट साइन किया था फ्रांस के साथ, उसमें कुछ अनदर बैच जो है, कुछ और रफाल जेट्स जो है 8-9 प्लेन जो है वो अभी आने वाले हैं, मिड मे तक आएंगे ये बेसिकली। कुछ जो है लेटर इस मंथ में आ सकते हैं। कंप्लीटिंग फर्स्ट स्क्वाड्रन ऑफ फाइटर्स जो है, स्क्वाड्रन उसका बनाया जाएगा बेसिकली आईएएफ के अंदर में। तो ये जो है पहला जो है सेकंड जो बोल रहे हैं रफाल स्क्वाड्रन होगा, वो हासीमाड़ा वेस्ट बंगाल में बनेगा। पहला जो है वो आपका गोल्डन एरोज स्क्वाड्रन बना था आपका, जो अंबाला एयरफोर्स स्टेशन में है, जो शुरू का रफाल जेट्स आया। तो ये रफेल जेट्स के बारे में एक सेकंड, तो रफेल जेट्स के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। 36 जो हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था, खरीदने का था हमारा फ्रेंच गवर्नमेंट से। इसके अंदर डसॉल्ट एविएशन है जो इसको मैन्युफैक्चर करती है, जिसके साथ हमारा करार हुआ है, हमारा एग्रीमेंट हुआ है। ये जो रफेल जेट्स है, इसके ये 2 और 3 सीटर्स के हैं बेसिकली। और इसमें और एक कैपेबिलिटी जो आपका की है ना, मिड एयर रिफ्यूलिंग इसमें हो सकता है आपका, मिड रिफ्यूलिंग हो सकती है इसके अंदर में। और ये जो है बेसिकली हमने फ्लाई बाय कंडीशंस में लिए हैं। तो ये जो बेसिकली काफ़ी एडवांस जेट्स हैं जिसको कि हमने इंडिया ने प्रोक्योर किया है। इसको आप जरूर इसका बारे में फीचर जो है आप जरूर अपने नोट डाउन कर ले। कभी कोई प्रीलिम्स में इसके बारे में पूछा जा सकता है कि ये किससे हमने परचेज किया है, कौन सी कंपनी मैन्युफैक्चर करती है इसको, सीटर्स कितने हैं, मिड एयर रिफ्यूलिंग फैसिलिटी जो है। तो इसको आप जरूर अपने प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका। नेक्स्ट आपका एडिटोरियल की तरफ हम मूव करते हैं, गोइंग बियॉन्ड तमिलनाडु फ्रीबीज नैरेटिव। तो सॉरी, तो ये बेसिकली जो एडिटोरियल है, ये जो है तमिलनाडु इलेक्शन को लेकर के वहां पे जो मैनिफेस्टो जो अलग अलग पार्टी ने किया है, उसमें बहुत सारे फ्रीबीज अनाउंस हुए हैं। तो उसी को लेकर उन्होंने बताया कि फ्रीबीज के अलावा भी कुछ कुछ चीजें हैं जिसको कि हमें देखने की जरूरत है, जैसे कि एग्रीकल्चर का हो गया, अदर इंपॉर्टेंट प्रोमिसेस जैसे कि लाइफ ऑफ प्रपोजल ऑफ एग्रीकल्चर है, उसमें कोऑपरेटिव्स का है। तो ये सब चीज इलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने बताया है, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं, इसको आप छोड़ सकते हैं इसको एडिटोरियल को।
नेक्स्ट आपका एडिटोरियल द केरला मॉडल एट द क्रॉस रोड्स। ये जो है केरला मॉडल को बताया इन्होंने न, केरला इकोनॉमिक ग्रोथ को बताया है। ये भी कुछ खास इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अगर आप कहें तो केरला मॉडल का थोड़ा थोड़ा मैं बता दूं इसमें। एक तो ह्यूमन डेवलपमेंट हम सब जानते हैं कि वहाँ पे काफी अच्छा है। इसके अलावा ये केरला मॉडल का जो इन्होंने बताया कि केरला मॉडल ने दिखाया कंट्री को कि जिसके पास पैसा नहीं है, जिस स्टेट के पास है, कंट्री के पास, वो भी जो सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट कर सकता है लोगों के कंडीशंस में, लोगों के लिविंग कंडीशंस में इंप्रूवमेंट वहां भी लाया जा सकता है। कैसे? तो उसमें बेसिकली जो है ना कुछ एक तो पीपल्स मूवमेंट के कारण लोगों ने कुछ मूवमेंट दिखाया और गवर्नमेंट का भी एक्शन के कारण। उसके अलावा ना बैकग्राउंड हिस्ट्री बताई है कैसे कि 1980s में वो कम था। अगर 1990 की बात करें तो केरला का पर कैपिटा इनकम 10% कम था ऑल इंडिया लेवल से। अभी जो है 65% ज्यादा है ऑल इंडिया लेवल से। इसके अलावा एजुकेशन और हेल्थ इंडिकेटर्स भी हमारे केरला के काफी इंप्रूव हुए हैं। पब्लिक स्कूल्स का कंडीशन थोड़ा अच्छा नहीं है, उसको धीरे धीरे इन्वेस्ट किया जा रहा है। तो ये बेसिकली इसी के बारे में बताया है। इसको आप थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं, इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है आपका। ये जो केरला मॉडल है ये कुछ खास इन्होंने बताया है, डिफाइन किया नहीं किया एग्जैक्टली। नेक्स्ट आपका जो है वॉक बैक, ये जो बेसिकली है ट्रम्प का जो एक ना जून 2020 में ऑर्डर आया था यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने, उससे में निकाला था कि H1B वीजा और बाकी जो वीजाज थे उसको उन्होंने बंद कर दिया था कुछ ना 6-7 महीने के लिए, जो मार्च 2021 तक के लिए। कि ये जो वीजाज थे बेसिकली इसलिए किया गया था ताकि वहां के लोगों को रोजगार जो है मिल सके, और जो बाहर के लोग रोजगार ले रहे हैं उसको कम किया जा सके। बेसिकली यही इनका एम था। अमेरिका फर्स्ट का जो था एक तरह से पॉलिसी था। तो ये जो है रूल जो था, ये जो ऑर्डर था, ये मार्च 2021 में एक्सपायर हो गया है। इसको एक्सपायर करने दिया गया। इसके बाद जो क्या हो गया कि अब जो इंडियन या बेसिकली H1 वीजा बैन जो था वो हट गया एक तरह से। इससे सबसे ज्यादा फायदा इंडियन नेशनल्स को हुआ, क्योंकि इंडियन नेशनल्स जो है हमारे लोग सबसे ज्यादा इसका फायदा उठाते हैं। सबसे ज्यादा H1B वीजा जो है यहीं के नेशनल्स जो है को मिलता है। अप्रोक्सीमेटली 70% जो है वीजा जो है 65,000 वीजा में 70% वीजा जो है इंडियन नेशनल्स ही लेते हैं, अप्लाई करते हैं, उनको मिलता है। ये वीजास क्या है, H1B वीजा, H4B वीजा, ये सब वीजा को मैंने बताया है डिटेल में प्रीवियस एनालिसिस में, वीडियो एनालिसिस में। उसका मैं लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन है उसमें आप जाकर के देख सकते हैं। इस न्यूज चैनल के साथ, सॉरी, इस न्यूज के लिंक के साथ उसका जो है लिंक रहेगा वीडियो का, उसको आप क्लिक करें तो आप उसको H1 वीजा के बारे में डिटेल में आप वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ मूव करेंगे। ये भी एडिटोरियल आपका अ गुड स्टार्ट। ये बेसिकली जो रेयर डिजीज को लेकर गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी नोटिफाई की है, नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीजेस 2021। इसके पहले 2017 की पॉलिसी थी। इसमें कुछ चेंजेस उन्होंने लाए हैं। अच्छा चेंजेस है इसमें, जैसे कि इसमें फाइनेंशियल सपोर्ट गवर्नमेंट दे रही है अप टू 20 lakhs का। और उसके अलावा क्राउड फंडिंग मैकेनिज्म गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है। क्राउड फंडिंग मतलब होता है कि जैसे कि अगर कुछ इसमें रेयर डिजीज में बहुत सारी डिजीज ऐसी होती है जिसमें आपको लाइफ लॉन्ग जो है लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है, काफी हाई कॉस्ट आता है। उस केस में 20 लाख से भी ज्यादा करोड़ों में कॉस्ट आता है उसका। उस केस में आप जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म से या जो है ना डोनर से, डिजिटल प्लेटफॉर्म से आप जो है डोनेशन रेज कर सकते हैं। उसे हम कहते हैं क्राउड फंडिंग, मतलब लोगों से आप डोनेशन ले सकते हैं इलाज के लिए। उसका भी एक इन्होंने खाका तैयार किया है इसे पॉलिसी के अंतर्गत। इसका रजिस्ट्री ऑफ रेयर डिजीज गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, रजिस्ट्री होगी जहां पर रेयर डिजीज का अकाउंटिंग होगा कि कौन कौन सी डिजीज रेयर डिजीज में आएंगी और उसका क्या क्या क्राइटेरिया होगा। इसके अलावा प्रोवाइड फॉर अर्ली डिटेक्शन। तो ये बेसिकली इस पॉलिसी मोटा मोटी पॉइंट्स है, और डिटेल में पॉलिसी को मैंने एनालिसिस किया है, बताया भी है प्रीवियस हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस में। इसको मैं यहाँ पे फिर से नहीं कर दोहराऊंगा। तो उसका जो वीडियो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, उसको क्लिक करेंगे आप तो उस वीडियो लिंक पर वहां पे आप चले जाएंगे। तो रेयर डिजीज है क्या, यहाँ पे कुछ बताया थोड़ा सा। तो ब्रॉडली जो इसको डिफाइन किया जाता है, डिजीज दैट इनफ्रिक्वेंटली अकर इन पॉपुलेशन। तो ज्यादा लोगों को नहीं होता, कुछ लोगों को ही, पॉपुलेशन की बात करें तो कुछ लोगों को ही उसमें होता है ये डिजीजेस, उसे हम रेयर डिजीज कहते हैं। और 3 मार्कर्स इसमें मतलब कि डिफिनेशन, एक पैरामीटर है रेयर डिजीज को आइडेंटिफाई करने का। एक हो गया कितने लोग इसमें अफेक्टेड है, तो बहुत कम लोग होने चाहिए। इसका प्रिवेलेंस क्या है, और अवेबिलिटी एंड अनअवेबिलिटी ऑफ ट्रीटमेंट ऑप्शंस। बहुत बार होता है रेयर डिजीज का, क्योंकि ये डिजीज ज्यादा लोगों को नहीं होता तो इस पर ज्यादा रिसर्च भी नहीं होता, उसकी दवाइयां भी नहीं होती है। हार्डली कुछ दवाइयां ही अवेलेबल होती है जो कि हाई कॉस्ट होती है, या ट्रीटमेंट ऑप्शन भी जो है वो काफी ज्यादा कॉस्टली होते हैं, क्योंकि इनका ज्यादा टेक लोग को इलाज नहीं होता है इसका, तो इसीलिए इस पर ज्यादा रिसर्च नहीं होता है। तो ये 3 पैरामीटर से बेसिकली रेयर डिजीज को आंका जाता है कि वो रेयर डिजीज है या नहीं है। WHO की बात करें तो उन्होंने डिफाइन किया है कि रेयर डिजीज मतलब होता है लेस देन 6.5 to 10% जो है पॉपुलेशन पर 1000 पीपल जो है, अगर कोई डिजीज
इतने लोगों को हुई है, इससे कम लोगों को हुई है, तो आप उसको रेयर डिजीज कैटेगरी में डाल सकते हैं। एस्टीमेट की बात करें तो अभी तक 7,000 जो नोन केसेस है रेयर डिजीजेस का, और इसमें 70 मिलियन लोग जो हैं अफेक्टेड इंडिया में हैं। 300 मिलियन लोग वर्ल्ड ओवर है, 70 मिलियन लोग जो है रेयर डिजीज से इंडिया में इन्फेक्टेड है। कुछ डिजीज का यहाँ पे नाम यहाँ पे जिन्होंने दिया है, इनहेरिटेड कैंसर हो गया आपका, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो गया, गॉसर डिजीज हो गया, सेप्टिक फाइब्रोसिस हो गया, तो ये अलग अलग डिजीजेज है। कुछ का नाम दिया इन्होंने, काफी एक लिस्ट है लंबी, जैसे हमने कहा कि 7,000 नोन डिजीजेस अभी तक आंकी गई है ऑल ओवर ग्लोब। पॉलिसी की अगर बात करें तो इन्होंने डिजीजेस सच एज एलएसडी फॉर विच डेफिनिट ट्रीटमेंट इज अवेलेबल बट कॉस्ट इज प्रोहिबिटेड हैव बीन कैटेगराइज्ड एज ग्रुप 3। तो इसमें जब अगर बात करूं, मैं अभी यहाँ पे डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, जैसे मैंने बताया कि लिंक दिया मैंने डिस्क्रिप्शन में। तो इसमें 3 ग्रुप है बेसिकली डिजीजेस का, 1, 2 और 3। तो इसमें जो है पहला ग्रुप जो है जिसका कि लो कॉस्ट ट्रीटमेंट है, वन टाइम ट्रीटमेंट, जो बीमारी का उसको कैटेगरी 1 में रखा गया है। जिसका कि है ना थोड़ा लॉन्ग टाइम ट्रीटमेंट है लेकिन हाई कॉस्ट है, उसको कैटेगरी 2 में रखा गया है। और कैटेगरी 3 में वैसी डिजीज है जिसका कि लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, लाइफ लॉन्ग उसका इलाज चलता रहता है, काफी हाई कॉस्ट इसका इन्वॉल्व होता है, तो उसको कैटेगरी 3 में रखा गया है। इसका ग्रुप जो है कैटेगरी डिटेल में है, बेसिकली पीआईबी के वेबसाइट पे जाकर आप देख सकते हैं उसको, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं एग्जाम के लिए आपका। तो नो फंडिंग हैज बीन एलोकेटेड फॉर द इमीडिएट एंड लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट नीड्स। तो ये जो लाइफ लॉन्ग डिजीज है उसके लिए कुछ इमीडिएट फंडिंग आप नहीं दे रहे हैं, बेसिकली आपने क्राउड फंडिंग बोल दिया, जिसमें कि टाइम लगता है, बहुत बार पैसे नहीं भी आते हैं, मिलते नहीं उतने जितने चाहिए होते हैं। इस पर बेसिकली कंसर्न है राइटर का कि इसको हमें देखने की जरूरत है। और इसके अलावा सेंटर जो अगर कुछ कॉस्ट शेयरिंग एग्रीमेंट अगर स्टेट के साथ कर सके तो इससे क्या होगा, स्टेट को भी फायदा होगा और सेंटर को भी फायदा होगा, बेसिकली कॉस्ट कटिंग होगा और लोगों को ज्यादा बेनिफिट पहुंच पाएगा। इसका वीडियो डिटेल में आप जरूर देखें लिंक में। नेक्स्ट आपका आर्टिकल है तमिलनाडु इन्वायरमेंट इज गुड पॉलिटिक्स। ये बेसिकली इन्होंने बताया कि तमिलनाडु इलेक्शन को लेकर के ये मैनिफेस्टो में वहां पर बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी इन्वायरमेंट को भी एक टॉपिक रखा है वहां पर, फार्मर्स और फिशर्स राइट के साथ साथ। इन्होंने बताया कि इन्वायरमेंट कितना इंपॉर्टेंट है, अगर इन्वायरमेंट जो है मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आता है, लोग पॉलिटिक्स उस पर बात करते हैं, तो ये काफी अच्छी बात है हमारे लिए, क्योंकि हमने जो अभी स्ट्रीम वेदर इवेंट्स जो देखा है, स्पेशली इन्होंने चेन्नई के बारे में बात किया है। इन जनरल अगर आप कहें तो है ना काफी कुछ है ना स्ट्रीम वेदर इवेंट्स हम देख रहे हैं, क्लाइमेट चेंज हम देख रहे हैं। तो इन्वायरमेंट का अगर पॉलिटिक्स में आता है या पॉलिटिकल पार्टीज इन्वायरमेंट को सीरियसली लेती है, एक पार्ट मानती है, तो वो काफी अच्छा है हमारे लिए। इसके बारे में उन्होंने बताया चेन्नई स्पेसिफिक, तो इसको कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे से उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताया, इवन इफ जो हमारा अभी पेरिस अकॉर्ड में टारगेट है 1.5 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को इंक्रीज जो है उसको टारगेट लिमिट करने का, अगर ये भी हो जाता है तब भी जो कोस्टल तमिलनाडु की बात करें, एक्सपेक्ट लीथल हीट वेव्स एवरी 2 ईयर्स। तब भी उस केस में भी ये हमें लीथल हीट वेव जो है तमिलनाडु में देखने को मिलेगा हर 2 साल में। उसके अलावा अवर्टिंग कैटास्ट्रॉफिक चेंजेस तभी हो सकता है अगर हम इमिशन कट जो है 7.6% एवरी ईयर करें नेक्स्ट 10 सालों के लिए। लेकिन ये बहुत ही डिफिकल्ट है क्योंकि हम 2020 की बात करें जहाँ पे वर्ल्ड वाइड लॉकडाउन हुआ था, आपका इकोनॉमिक लॉकडाउन हो गया था, तब भी हम सिर्फ 6.4% कट ही कर पाए थे इमिशन का। तो 7.5% अचीव 6% अचीव कर पाना बहुत ही डिफिकल्ट है। इसके लिए पॉलिटिकल विल की जरूरत है और पॉलिटिकल इसे मैनिफेस्टो में लाने की इसको जरूरत है। तो हमारी गोल्स जो है यहाँ पे एजेंसी की बात की इन्होंने कि हमारा गोल जो है नीड टू शिफ्ट फ्रॉम जीडीपी ग्रोथ, हमें जीडीपी जो ग्रोथ हम देखते थे हमेशा कि जीडीपी कितना बढ़ा, कितना ना करेंसी बढ़ी, उसको हटा करके हमको देखना है टुवर्ड्स सस्टेनेबल इकोसिस्टम। इसको हमें देखने की जरूरत है, इंप्रूविंग ह्यूमन वेलबींग बाय प्रायोरिटाइजिंग बेसिक नीड्स एंड रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी। तो इसको हमें गवर्नमेंट को या कम्युनिटी को ध्यान देने की जरूरत है, इन चीजों पे जीडीपी ग्रोथ को हमें सेट असाइड कर देना चाहिए। तो इन्होंने तमिलनाडु का बात कैसे कल्चर में यहाँ पे मैनिफेस्टो में लोगों ने प्रायोरिटी दी है, फॉरेस्ट को, फिशरीज को, वाटर, इससे अच्छा एक मैसेज आता है। और इन्वायरमेंटलिज्म ऑफ पार्टीज, पॉलिटिशियंस एंड मैनिफेस्टोज हाउएवर इज शैलो एंड डिमांड्स वर्क, लेकिन अभी भी काफी वो कम है, उसमें और जो पॉलिटिकल पार्टीज को काम करने की जरूरत है। इससे क्या होगा कि बेसिकली और जो एक अच्छा मैसेज जाएगा, यही इन्होंने बताया ज्यादातर। तो इसको आप अपने आंसर्स में एक पॉइंट की तरह लिख सकते हैं कि इन्वायरमेंटल पे अगर कोई क्वेश्चन आता है या पॉल्यूशन पे या क्लाइमेट स्ट्रेस पे, तो एक जो क्या करने की जरूरत है, तो ये आप एग्जांपल केस स्टडी दे सकते हैं कि तमिलनाडु में इलेक्शंस में भी इन्वायरमेंट को एक इंपॉर्टेंट पार्ट माना गया है मैनिफेस्टोज में। तो इसको और बढ़ाने की जरूरत है और इस पर काम करने की जरूरत है पॉलिटिकल पार्टीज को, ताकि वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आ सके और इन्वायरमेंट कंसर्न्स भी जो है पॉलिटिकल पार्टी अपना मैनिफेस्टो में लाए कि हम ये भी इन्वायरमेंट को भी हम अच्छा करेंगे, इकोलॉजिकल बेनिफिट्स भी अच्छा करेंगे। तो ये चीज आप अपने आंसर्स में लिख सकते हैं।
नेक्स्ट आपका आर्टिकल एडिटोरियल ही है, अ रोड मैप फॉर टॉलरेंस। ये बेसिकली जो है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर मैंने बताया है। तो मार्च 21 को जो है ये इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन मनाया जाता है, तो इसको आप नोट डाउन कर ले प्रीलिम्स या ऑब्जेक्टिव आंसर्स में। तो इन्होंने यहाँ से बताया कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन आर बियॉन्ड बीइंग अ ब्रीच ऑफ ह्यूमन राइट्स। ये उसके अलावा क्या है, ये हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ एंड वेलबींग, ये भी इसका इफेक्ट है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का। करंट फॉर्म्स की बात करें डिस्क्रिमिनेशन जो आजकल हो रहा है वो काफी कॉम्प्लेक्स है। जैसे कि इंटरनेट का इन्होंने बात की, इंटरनेट पे आप रेसिस्ट स्टीरियोटाइप्स लिखते हैं, उसको आप ढूंढ नहीं सकते किसने किया क्या किया, एक मैसेज वायरल हो जाता है। इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन बहुत सारे आप देखते हैं इंटरनेट पर, रेसिस्ट इन्फॉर्मेशन। जैसे इंडिया की बात करिए या किया जाए अगर यहाँ पर सोशल इकोनॉमिक बॉयकॉट्स फॉर ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज हमने देखा था कि फॉल्स इन्फॉर्मेशन एक्यूजिंग देम ऑफ स्प्रेडिंग द वायरस, शुरू हमने देखा था जब पैंडेमिक आया था, तो है ना कि इस कम्युनिटी से ज्यादा वायरस फैल रहा है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से। तो ये फॉल्स इन्फॉर्मेशन जो है ये काफी स्प्रेड होते हैं इंटरनेट को यूज करके, जो कि एनोनिमस भी है। इसको हमें ये आज ये नया फॉर्म है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का, जिसको हमें देखने की जरूरत है। इसके अलावा इन्होंने बात की है कि टेक्नोलॉजी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से टेक्नो रेसिज्म हम देखने को मिल रहा है। फेशियल रिकॉग्निशन की भी बात हुई थी, आपने पहले न्यूज में देखा होगा। फेशियल रिकॉग्निशन भी जो एक तरह से मिस इंटरप्रेट करता है, मिस आइडेंटिफाई करता है लोगों को, जो कलर है कलर के बेसिस पर, तो वो वहाँ पे एक प्रीजुडिस है आपका, रेडिकलाइज कर रहे हैं आप, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं आप। इसके अलावा मैंने बात की प्रीजुडिस एटीट्यूड एंड डिस्क्रिमिनेटरी एक्ट्स जो हैं, जो वो भी इनइक्वलिटीज को और बढ़ाते हैं। सोशल अगर हम कोविड पेंडेमिक की बात करें तो इसमें भी काफी इतनी माइनॉरिटीज को काफी ज्यादा इफेक्ट किया है ये प्रीजुडिस एटीट्यूड जो है हमने देखा यहाँ पर, एटीट्यूड के कारण, रिस्क डिस्क्रिमिनेशन के कारण। इसके अलावा इन्होंने बात की है डेंजर्स, उसके अलावा बात की इन्होंने, डब्ल्यूएचओ ने कहा था कि अगर हम किसको किसको हो रहा है वायरस कोविड हो रहा है, उसको अगर हम डिटेल प्रोफाइलिंग करेंगे, इससे क्या होगा, इससे निगेटिव इफेक्ट जाएगा और कम्युनिटी को हम स्टिग्मा देंगे एक तरह से कि इस कम्युनिटी में ज्यादा फैल रहा है, वो गलत होगा। तो इसको करने से रोका था डब्ल्यूएचओ ने कि ये आपको करना नहीं है, कि आप किस कम्युनिटी को हो रहा है, किस कास्ट को हो रहा है, किस रिलीजन को हो रहा है, वो आप नहीं डिटेल करें। बस बेसिकली आप देखें कि किसको कहाँ पे फैल रहा है, एरिया वाइज आप कर सकते हैं। वीमेन और गर्ल की बात की इन्होंने, तो इनको डबल बर्डन, एक तो जेंडर बेस्ड ऑलरेडी है, जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन ऑलरेडी है, इसके अलावा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन भी इनको बहुत बार झेलना पड़ता है अगर वो उस रेस से आते हैं पर्टिकुलरली। इसको लेकर उन्होंने बताया यूनेस्को ने एक अपना अभी प्लेटफॉर्म फोरम किया था अभी 22 मार्च को, 2021 22 मार्च को, ग्लोबल फोरम अगेंस्ट रेसिज्म डिस्क्रिमिनेशन। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने कहे कि कैसे हम रेशियल डिस्क्रिमिनेशन से लड़ सकते हैं। तो इसमें जो है थ्रू एजुकेशन, साइंसेज, कल्चर एंड कम्युनिकेशन ऑफर, कम्युनिकेशन, इन चीजों से हम जो है डिस्क्रिमिनेशन से लड़ सकते हैं। कैसे, तो एजुकेशन का इन्होंने बताया एक तरह से कि यंग लोग, बच्चे जो हैं, लोग जो हैं, उसको हम टू अंडरस्टैंड प्रोसेसेस दैट सस्टेन रेसिज्म, तो उसको अगर हम समझाएं कि कैसे रेसिज्म बढ़ता है, क्या रेसिज्म को बढ़ाता है, पास्ट हिस्ट्री से हम उसको सीख दें, अगर सीख पाए, सिखा पाए उनको हम, एंड टू स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स, तो इससे जो है रेसिज्म को हम कम कर सकते हैं बेसिकली। उसके अलावा इंटर कल्चरल डायलॉग्स एंड लर्निंग, तो कल्चर का इन्होंने बात किया, तो इंटर कल्चर जो है बातें बढ़ाएं, डायलॉग ज्यादा हो, एक दूसरे कल्चर को हम समझे, उसको जाने, जिससे कि हम उनका जो हमारा मन में जो प्रिजुडिस, हमारा एटीट्यूड जो ऑलरेडी बना हुआ है, हमारा जो थिंकिंग प्रोसेस है, थॉट जो ऑलरेडी बना हुआ है, उसको हम हटा सके, जो गलत हमारी थिंकिंग है उसको हम कम कर सके। तो ये एक जरूरी है। एक मेथड इन्होंने ये बताया आपका, यानी एजुकेशन को देखकर। दूसरा इंटर कल्चर डायलॉग आप लिख सकते हैं आंसर में, सॉरी, ये दूसरा मेथड आपका हो गया। यूनेस्को ऑल्सो ऑफर्स मास्टर क्लास टू एम्पावर स्टूडेंट टू बिकम चैंपियंस ऑफ एंटी रेसिज्म, तो इनको चैंपियंस ऑफ एंटी रेसिज्म, ताकि वो अपने स्कूल में, कम्युनिटीज में और लोगों को मोटिवेट कर पाए कि भाई आप भी जो एंटी रेसिज्म के अगेंस्ट उठिए, खड़े हुए। तो ये तीसरा आपका है। उसके अलावा इनका सिटी लेवल प्लानिंग जो है, ताकि वो रेसिस्ट वहां पे नहीं लगे प्लानिंग, कि आपने किसी देश को एक अलग जगह दे दिया है, दूसरे देश को एक अलग पीछे का एरिया दे दिया है, तो वो नहीं होनी चाहिए। सिटी लेवल प्लानिंग में भी वो रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि आप रेसिस्ट नहीं है। तो ये वैसे रेसिज्म को लेकर के है। इसमें आप है ना, जो आंसर क्वेश्चन आए या फिर आपका जो ऑब्जेक्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है उसमें बहुत बार रेसिज्म आता है, जैसे सोशियोलॉजी हो गया आपका, उसमें जो है आप बेसिकली इन चीजों को अपने मेथड में लिख सकते हैं कि कैसे हम दूर किया जा सकता है, नए इनोवेटिव मेथड्स। नेक्स्ट आपका डेटा पॉइंट है, इसमें बेसिकली जेंडर गैप रिपोर्ट जो है इसके बारे में बताया गया कि इंडिया जो है
28 जो पुराना इसका इंडिया का रैंकिंग था वो 28 पॉइंट और इंडिया गिर गया है। अभी 140 पोजीशन इंडिया का इस रिपोर्ट में, इस इंडेक्स में। ये इंडेक्स क्या है, बेसिकली ये मेजर करता है लेवल ऑफ जेंडर पैरिटी, कितना जेंडर पैरिटी मतलब कि वीमेन को कितना समान अधिकार है एक तरह से मेन के, कितना उन्होंने अचीव किया किसी एक देश ने। इंडिया का स्कोर जो अभी इस रिपोर्ट में आपका 0.625 है। अगर 0 से 1 के बीच में ये मेजर करता है। अगर 1 है तो इसका मतलब कोई इनइक्वलिटी नहीं है, 0 है इसका मतलब पूरी तरह से अनइक्वल है। तो इंडिया का स्कोर जो है इन बिटवीन हाफ से थोड़ा ज्यादा है, 0.625। इसका मतलब इंडिया ने 62.5% जेंडर पैरिटी अचीव की है। ये लोवेस्ट रैंकिंग इंडिया का है। बेसिकली हेल्थ सर्वाइवल की बात करें तो उसमें लोवेस्ट रैंकिंग है आपका इंडिया का। आइसलैंड जो है टॉप पे है, टॉप रैंक कंट्री, इसका स्कोर है आपका 0.892। यूएसए का यहाँ पे दिखाया गया 0.763, इंडिया का यहाँ 0.625 है। ब्राजील का यहाँ पे इंपॉर्टेंट बताया गया है। तो इंडिया का बेसिकली 4 डायमेंशन में मेजर किया जाता है। तो इंडिया का अगर देखेंगे तो 4 डायमेंशन में, तो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट फॉर वीमेन में इंडिया का अच्छा रैंकिंग है। ये रैंकिंग दिखाया गया इंडिया का रैंकिंग जो यहाँ 51 पे है इस इंडिकेटर पे। बाकी सब पे इंडिया का रैंकिंग अच्छा नहीं उतना। तो इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन अपॉर्चुनिटी पे देखें तो इंडिया का रैंकिंग 151 है आपका। और इसमें जो है एजुकेशन अचीवमेंट की बात करें तो इसमें इंडिया की रैंकिंग 114 है। इस इंडिकेटर में हेल्थ एंड सर्वाइवल की बात करें तो इसमें इंडिया का रैंकिंग 155 है, काफी पीछे है। ये आप देख रहे हैं, इसमें बेसिकली इंडिया का रैंकिंग अच्छा है। बाकी तीनों इंडिकेटर में इंडिया का रैंकिंग उतना अच्छा नहीं है। इसके बारे में और मैं डिटेल में बता दूं आपको। जेंडर गैप रिपोर्ट इंडेक्स जो है ये क्या है, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको पब्लिश करती है हर साल। 2006 में पहला रिपोर्ट आया था, उसके बाद हर साल ये आ रहा है। 156 कंट्री को बेसिकली इस बार है ना जो मेजर किया गया है, कंट्री को मेजर किया गया कि जेंडर पैरिटी के लेवल पे। इसमें 4 इंडाइसेज है, बेसिकली 4 पैरामीटर पे इसको देखा जाता है किसी कंट्री को। इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन अपॉर्चुनिटी मतलब जैसे लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन कितना है, कितना वीमेन जो है इकोनॉमिक उनको जॉब मिल रहा है, कितना वो पार्टिसिपेट कर रही है इकोनॉमिक में। एजुकेशन अचीवमेंट कितना है, कितना उनकी पढ़ाई है, लिटरेसी लेवल क्या है। हेल्थ एंड सर्वाइवल, इसमें मैटरनल मोर्टिलिटी रेट भी देखा जाता है। और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट भी इसमें देखा जाता है कि कितने जो है महिलाएं जो है पॉलिटिक्स में है, कितना मिनिस्ट्रियल पोजीशन है, कितनी महिला जो पार्लियामेंट में है। ये सब चीज बेसिकली इसमें इसके अंदर का इंडेक्स है। तो जैसे मैंने कहा 1 मतलब इक्वलिटी है, 0 मतलब पूरी इनइक्वलिटी है। तो एज ए कंपास टू ट्रैक प्रोग्रेस ऑन रिलेटिव गैप्स बिटवीन वीमेन एंड मैन ऑन हेल्थ, एजुकेशन, इकोनॉमी एंड पॉलिटिक्स, ये बेसिकली इसको देखता है कितना आपने किसी कंट्री ने प्रोग्रेस किया है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट इंडाइसेज है। अगर आप वीमेन के ऊपर भी आंसर लिख रहे हैं उसमें भी आप इसका एग्जांपल दे सकते हैं कि इंडिया ने कैसे जो पोजीशन, इसका जो प्रोग्रेस जो है अच्छा नहीं रहा है, इसको भी आप लिख सकते हैं इसमें। और इसमें क्या करने की जरूरत है ये भी आप अपने उसमें फिर आंसर में लिख सकते हैं इस रिपोर्ट के बारे में। तो फ्रेंड्स ये था आपका आज का हिंदू एनालिसिस। होप आपको अच्छा लगा। जरूर इसको लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, शेयर करना मत भूलें। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, बिल्कुल सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन आपको यहाँ भी दिख जाएगा और डिस्क्रिप्शन के यहाँ पे भी आपको सब्सक्राइब बटन दिख जाएगा। उसके बाद आपको बेल नोटिफिकेशन आएगा, जैसे ही आप सब्सक्राइब बटन दबाएंगे उसके बाद आपको बेल साइन आएगा, उसको क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि सारी वीडियो जो है आने वाली वीडियो है उसका आपको नोटिफिकेशन चले जाए, आप उसको जल्दी से जल्दी देख पाए। उसके अलावा इस वीडियो का पीडीएफ जो है आपको यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ कर उसको ले सकते हैं, IQ ज्ञान चैनल पे। उसके यूज करके आप अपना नोट्स बना सकते हैं। अगर आप सॉफ्ट कॉपी में नोट्स बनाते हैं तो उसको आप यूज करके सॉफ्ट कॉपी में आप नोट्स बना सकते हैं। इसके अलावा मुझे आप सोशल मीडिया फेसबुक पे, ट्विटर पे और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।